हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इट्स ब्रांचेस, स्कोप्स एंड इम्पोर्टेंस। पहले हम लोग देख लेते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। तो माइक्रोबायोलॉजी, अगर हम लोग माइक्रोबायोलॉजी को डिवाइड करेंगे तो ये तीन वर्ड में डिवाइड होगा। माइक्रो बायोलॉजी। माइक्रो का मतलब कि छोटे पार्टिकल्स, बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लॉजी का मतलब स्टडी। जब हम लोग किसी भी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं जिनके साइज बहुत कम होता है, उनको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको हम लोग डायरेक्ट माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। और जो माइक्रोबायोलॉजी होती है, उसमें हम लोग माइक्रोस्कोप की मदद से जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको देखते हैं। फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ और वायरस, ये सब बहुत स्मॉल साइज के होते हैं, इसको हम लोग बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हैं। इसी में हम लोग इसकी स्टडी ही करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। और कुछ माइक्रो माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो कि बेनिफिशियल होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि शरीर के लिए, ह्यूमन के लिए हार्मफुल होते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बेनिफिट देते हैं, जैसे कि हम लोग ब्रेड खाते हैं, चीज़ और बियर, वैक्सीन्स, इन और एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में बैक्टीरियाज का बहुत बड़ा रोल होता है। और और ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। और दूसरी बात कर लेते हैं कि जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रोल प्ले करते हैं। जब हम लोग खाना खाते हैं तो डाइजेशन में भी बैक्टीरियाज रोल प्ले करते हैं। और विटामिन B12 की प्रोडक्शन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक सेलुलर और एक होता है नॉन सेलुलर। जो सेलुलर होते हैं उसमें उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोट्स, एक होता है यूकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स में आते हैं हमारे बैक्टीरियाज, ब्लू ग्रीन एल्गी। और यूकैरियोट्स में हमारे आते हैं फंजाई एंड प्रोटोजोआ। और नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं वायरसेस एंड विरकॉइड्स। तो अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की। तो जो सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे उनका नाम था एंटन वैन ल्यूवेनहॉक, जो कि 1632 से 1723 तक इनकी डिस्कवरीज हुई। इन्होंने ही यही एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कि बैक्टीरिया का इन्वेंशन किया था एक सिंगल लेंस के साथ या माइक्रोस्कोप में। और सेकंड इज लुइस पैस्चर। इन्होंने 1822 से 1895 तक डिस्कवरीज की। इन्होंने एक प्रोसेस डेवलप किया जिसमें कि हम लोग माइक्रोब्स को किल कर सकते थे। इस प्रोसेस को हम मतलब आज हम लोग इस नाम से जानते हैं, पेस्चुराइजेशन। तो इसमें क्या किया इन्होंने कि एक लिक्विड को 63 टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड 30 मिनट तक हीट किया। या इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि इन्होंने टेम्परेचर बढ़ा दी 73 टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड। और 15 मिनट तक इन्होंने ये लिक्विड हीट किया, जिससे कि माइक्रोब्स को किल किया जा सकता है। एंड थर्ड इज रॉबर्ट कोच। इनका डिस्कवरीज 1843 से 1910 तक चली। ये एक ऐसे मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी कर रहे थे। इन्होंने कोलरा, एंथ्रैक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस जैसे बैक्टीरियाज की डिस्कवरीज की, और इनको 1905 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। और नेक्स्ट बात करते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की। इन्होंने 1929 में एक पेंसिलिन डिस्कवर किया। पेंसिलिन एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस से प्रिवेंट करती है। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की बात कर लेते हैं। फिर जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज की 1835 में अगस्टिनो बासी ने यह डिस्क्राइब किया कि जो एक सिल्कवॉर्म डिसीज होती है वो फंगस के कारण होती है। फिर 1865 में पैश्योर ने यह बताया कि एक अनदर सिल्कवॉर्म डिसीज है जो कि प्रोटोजोआ से होती है। और 1860s में एग्नाज सेमेल्विस ने यह बताया कि हैंड वॉशिंग के थ्रू हम लोग मतलब
जैसे कि किसी पेशेंट के फीवर है तो उससे होने वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं उससे हम लोग उसके ट्रांसमिशंस को मतलब एक दूसरे से में ट्रांसफ़र होने को रोक सकते हैं हैंड वॉशिंग के थ्रू। जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज 1860s में जोसेफ लिस्टर ने एक केमिकल डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया जो कि जो सर्जिकल के से घाव हो जाते हैं उनसे जो इन्फेक्शन होता है उससे बचाने के लिए। और जो पोस्चर्स है वो वर्क कर रहे थे ये प्रूव करने के लिए कि एयर में माइक्रोब्स होते हैं यानी बैक्टीरियाज ये सब एयर में होते हैं, इसीलिए जो खाना होता है वो ख़राब हो जाता है ज़्यादा दिन रखने से। और जो एनिमल डिसीज़ हैं वो भी काफ़ी बैक्टीरियाज से होती हैं। अब ब्रांचेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो ब्रांचेज जो हैं, एक है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी में हम लोग बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। माइकोलॉजी माइकोलॉजी में हम लोग फंजाई और यीस्ट की स्टडी करते हैं। वीरोलॉजी में हम लोग वायरसेस की स्टडी करते हैं। पैरासाइटोलॉजी को में हम लोग पैरासिटिक प्रोटोजुआ और हेलमिंथस की स्टडी करते हैं। इम्यूनोलॉजी में हम लोग ये स्टडी करते हैं कि जो भी एजेंट्स होते हैं जो कि डिसीज से हम लोग को बचाते हैं, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं, और एलर्जेंस जो एलर्जी से बचाते हैं, इन सब की स्टडी हम लोग इम्यूनोलॉजी में करते हैं। आगे बात करते हैं फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी। इसमें हम लोग एल्गी की स्टडी करते हैं। नेमटोलॉजी, इसमें हम लोग नेमटोड्स की स्टडी करते हैं जैसे कि रिंगवर्म्स, ये सब जो होते हैं ये नेमटोड्स होते हैं। माइक्रोबियल साइकोलॉजी, इसमें हम लोग माइक्रोबियल सेल की कैसे फंक्शन करती हैं बायोकेमिकली ये पढ़ते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। और माइक्रोबियल ग्रोथ कैसी होती है, माइक्रोब्स कैसे बढ़ते हैं, माइक्रोब्स मेटाबॉलिज्म में कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, और जो माइक्रोबियल सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी स्टडी करेंगे। और सेकंड इज़ माइक्रोबियल इकोलॉजी। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में और इन्वायरमेंट में क्या रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। अब स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो बहुत सारे स्कोप्स होते हैं, मैनी माइक्रोबायोलॉजी के स्कोप्स होते हैं। एक होता है वीरोलॉजिस्ट जिसमें कि वायरस की स्टडी करते हैं। बैक्टीरियोलॉजिस्ट जिसमें कि बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। फाइकोलॉजिस्ट इसमें एल्गी की स्टडी करते हैं। माइकोलॉजिस्ट इसमें फंजाई की स्टडी करते हैं। प्रोटोजोआलॉजिस्ट इसमें हम लोग प्रोटोजोआ की स्टडी करते हैं। कुछ और स्कोप्स हैं माइक्रोबायोलॉजी के, जैसे कि हम लोग एग्रीकल्चर में इसका यूज़ करते हैं, मेडिसिन्स में, इंजीनियरिंग में इसका यूज़ होता है, एटमॉस्फेरिक साइंस में इसका यूज़ होता है, फार्माकोलॉजी में यूज़ होता है इसका, प्लांट बायोलॉजी में इसका यूज़ होता है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सकें। और अगले लेक्चर में मैं आपको प्रोकैरियोट्स का और ईकैरियोट्स का इंट्रोडक्शन दूंगा। थैंक यू।